हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। ये हमारा पार्ट 2 है एक्सरसाइज 6.2 का। आप लोग देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन भी लिख के रखा हुआ है क्योंकि पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 तक का काम फिनिश कर लिया था, जिसमें हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पे बात करी थी, करस्पॉन्डिंग एंगल समझे थे क्या होते हैं, और उनको एक 6.2 जो हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने वहाँ पे सॉल्व कर लिया था। अब मैं यहाँ सेकंड क्वेश्चन से सीधा कंटिन्यू कर रहा हूँ। जिसने पिछले वीडियोस देखे होंगे उन्हें यह क्लास समझ में आएगी, और जिसने नहीं देखे हैं उन लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अभी तक जितने मेरे इसके लाइन्स एंड एंगल्स के पार्ट आए हैं वो सारे के सारे वीडियोज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से जाके पहले उनको देख लीजिएगा और फिर यहाँ पर हम ये एक्सरसाइज आप यहाँ से फिर कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको एक फिगर गिवन है, लाइन्स दी हुई हैं। लाइन्स के नाम है, ये हो गई हमारी ए बी, ये है सी डी, और ये देखे रखिए ई एफ। ये फिगर बना हुआ है और ये हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, सी डी ई एफ के पैरेलल है। अब अगर देखो ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, मतलब कि तीनों एक के दूसरे के पैरेलल हो गई, मतलब सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, तो ये तीनों आपस में ही क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो तीनों ही लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल दी हुई हैं, और ये गई है ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब जब ये ट्रांसवर्सल गई है तो यहाँ पे उसने 3 एंगल्स हमको, मतलब 3 एंगल्स का डेटा दिया हुआ है, एक एक्स, एक यहाँ पे वाई, और तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है जेड। वाई और जेड का मुझको रेशो दिया हुआ है, वाई और जेड का रेशो गिवन है, वाई टू जेड इज इक्वल्स टू 3:7। 3 और 7 के रेशो में है वाई और जेड। हमें फाइंड करना है एंगल एक्स। वाई और जेड का रेशो दिया है, तो रेशो दिया है तो बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है, इससे हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए हम एक्स क्या सारे के सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। हमें रेशो में दिया हुआ है वाई और जेड का रेशो 3 और 7, 3 और 7 का रेशो दिया हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। मतलब कि अगर 3 और 7, 3:7 का रेशो दिया है तो मैं ये मान लेता हूँ लेट द एंगल्स y एंड z बी, 3 और 7 का रेशो दिया हुआ है 3x एंड 7x रेस्पेक्टिवली। मतलब y हो गया मेरा 3a, अच्छा x तो मेरा एंगल है ना, तो मैं a कर लेता हूँ इसको, 3a एंड 7a रेस्पेक्टिवली। ठीक है, x क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि x ऑलरेडी मुझे एंगल गिवन दिया हुआ है। रेशो 3 और 7 था, तो y और z कितना हो गया, y हो गया मेरा 3a, z हो गया मेरा 7a। ठीक है, दोनों एंगल्स यहाँ पे हो गए। अब यहाँ देखो ये जो z है, ये वाला जो z है, ये और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये की ट्रांसवर्सल गई हुई है। तो देखो ये हमने कल इस पे बात करी थी, यहाँ पे मैं आपको बना के समझाता हूँ। ये दो अगर मेरी पैरेलल लाइंस दी हुई हैं और एक की ट्रांसवर्सल अगर जा रहा है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, क्योंकि इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, मतलब अगर ये z है तो ये भी होगा z, क्योंकि ये दोनों कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो अगर ये z है तो ये भी कितना हो गया, z, और अगर ये वाला z है तो एक और चीज़ देख लो, अगर ये z है तो उसी तरह से ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा भाई, ये भी z ही होगा। ठीक, इतनी कहानी समझ में आ गई। तो ये तीनों ही एंगल z होंगे क्योंकि ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। चलिए अब देखते हैं हम आगे। चलो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। अब क्या होगा भाई, अब यहाँ देखो, अब नीचे से हमें मतलब नहीं है, हम उस z को ऊपर और ऊपर लेके आ जाएं। y और z मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों एंगल्स हैं, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। इसका ये मतलब हो गया y प्लस z इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। और मुझे हर चीज़ का रीज़न देना पड़ता है ज्योमेट्री में, तो इसका रीज़न हो जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसका रीज़न हो जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक, अब देखो y और z मैंने निकाला 3a और 7a, तो y प्लस z यहाँ पे लिख दूंगा 3a और z को लिख दूंगा 7a इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये आ जाएगा 10a इक्वल्स टू 180 डिग्री, और a निकल आएगा यहाँ से कितना, 180/10, मतलब कि 18 डिग्री। तो a निकल कर आ गया 18 डिग्री। अब अगर a 18 निकल चुका है तो y और z भी निकाल लूँगा। देखो
अब ये वाला हटा देता हूँ इस साइड का, इधर देख लो। y मुझको गिवन था 3a और z, तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3 इंटू 18। सिमिलरली z इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 7 इंटू 18। यही रेशो था और मैंने a निकाल चुका हूं, तो a की वैल्यू वहां पे रख दूंगा, तो मुझे y भी मिल जाएगा और z भी मिल जाएगा। पर मैं काम करूंगा, मुझे y से मतलब है ही नहीं, मुझे y से मतलब ही नहीं है, मुझे सीधा मतलब है z से, क्योंकि अगर ये z है तो ये भी z है कि नहीं। ये z में फाइंड कर लेता हूं। अब मैं बता रहा हूं क्यों फाइंड कर रहा हूं। वैसे अब जिसने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे समझ गए होंगे। तो z फाइंड कर लेता हूं, कितना आ जाएगा, 7 8 जा 56, 5 कैरी आउट, 7 1 जा 7, 7 प्लस 5 हो जाएगा 12, तो z आ गया मेरा 126। ठीक है, ये z की वैल्यू कितनी आ गई, 126 डिग्री। अब देखो ये x और z आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। मैं कह रहा हूं होंगे क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को और पता होगा कि ये दो लाइंस हैं, ए बी और एक ही ट्रांसवर्सल। तो एक ए बी ऐसे जा रही है और ट्रांसवर्सल ऐसे जा रही है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे ये दोनों पेयर इक्वल होंगे और यहाँ पर ये दोनों पेयर इक्वल होंगे, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है, तो क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू हो जाएगा x, मतलब कि जितना z है उतना हो जाएगा x। तो ये क्वेश्चन खत्म। पर इसको हम ऐसे लिखेंगे, हेयर z इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 126 डिग्री, और ये हम ब्रैकेट में रीजन डाल दूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और क्वेश्चन यहाँ पे मेरा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे निकाला, सिंपल ज्योमेट्री थी। आपको अगर वैल्यूज पता है, अब इसमें हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट नहीं लगाया, हम चाहते तो वो यूज़ कर सकते थे, उससे भी बात बन जाती, बट हमने यहाँ डायरेक्टली निकाल दिया। करस्पॉन्डिंग एंगल यूज़ करा और वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज़ करा और फिर फाइंड कर लिया, लीनियर पेयर इन दोनों को पीछे बना दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 हमारा फिनिश होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। जिसके कंसेप्ट्स क्लियर हैं उनको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आएंगे, और जिनके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हैं उन लोगों के मैं पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से सारे वीडियोस देख लेना और अपने कंसेप्ट पहले क्लियर कर लेना। तो चलिए क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 में भी हमको एक फिगर दिया हुआ है, पहले वो फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन 3 में मुझको क्या लिखा हुआ है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, तो दो पैरेलल लाइन्स हैं इसमें भी, तो मैं यहाँ पर दो पैरेलल लाइन्स बना लेता हूँ। ये दो लाइंस हैं, ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी, और ये आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, एक भाई यहाँ से ई एफ आया है, ठीक है, ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है एफ, और ये कितना है 90 डिग्री पर है। ठीक है, जी ई डी, अच्छा एक यहाँ से लाइन और गई है जिसको यहाँ पे जी पॉइंट पे कट कर रही है। जी ई डी मुझको दिया हुआ है 126 डिग्री, मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना दिया हुआ है, 126 डिग्री दिया हुआ है। एंगल जी ई डी इक्वल्स टू 126 डिग्री। ठीक है, हमें क्या क्या फाइंड करना है, जो हमें फाइंड करना है हम उसको ब्लैक से कर लेते हैं, रेड से कर लेते हैं। चलिए, हमको निकालना है फाइंड एंगल ए जी ई, ए जी ई, ये एफ है और ये कितना है, ई है, जी ई डी, जी ई डी। ठीक है, हाँ, तो ये पहला एंगल जो हमें फाइंड करना है वो ये है, ए जी ई, हमें निकालना है ए जी ई। ठीक है, दूसरा एंगल जो हमको निकालना है वो निकालना है जी ई एफ, ये है जी ई एफ, तो दूसरा एंगल जो निकालना है वो निकालना है ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल जी ई एफ, दो एंगल ही निकालना है, एक एंगल और निकालना है जिसका नाम है जी एफ जी ई, तो ये है एफ जी ई, मतलब कि ये वाला एंगल, एंगल एफ जी
ई। तो ये 2 एंगल और ये 3 एंगल, मुझे टोटल 3 एंगल्स निकालने हैं। और मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा है ये। देखिए मैं सिर्फ इसका इतना पार्ट बना रहा हूं। हम पहले एंगल फाइंड करेंगे GEF, हम पहले ये GEF वाला निकालेंगे। तो देखो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको ये डायग्राम एक बार रीड्रॉ कर रहा हूं, सिर्फ उतना पार्ट जितना अभी हमको निकालना है। देख लो एक बार, ये 2 पैरेलल लाइंस थी A B C D, ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना है ना, गिवन दिया है क्वेश्चन में EF, और ये टोटल एंगल ये मुझको गिवन है। अब मुझको एक बात बताओ, मुझको ये एंगल निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। ये एंगल किससे बन रहा है, AEGEF निकालना है मुझको। जी हाँ, ये पॉइंट है मेरा GEF, ये जो मार्क है यही वाला एंगल मुझको निकालना है। अब देखो एंगल GEF, एंगल GEF मतलब कि यही वाला एंगल GE और F, ये एंगल हो गया। प्लस अगर मैं करता हूं एंगल FED, एंगल FED, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कर दूंगा तो आ जाएगा ये पूरा एंगल, है ना भाई। अब ये पूरा एंगल कितना है, GED, एंगल GED इतना है। इतनी चीज देखो समझ में आ रही होगी। 2 छोटे एंगल, ये वाला एंगल प्लस ये एंगल करूंगा तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा मुझको, ठीक है। तो GED ये एंगल प्लस FED ये एंगल इक्वल्स टू हो जाएगा GED, मतलब ये पूरा एंगल, ठीक है। अब GEF तो मुझको निकालना है, तो एंगल GEF को वैसी के वैसी रहने दो, कोई चेंज मत करो। तो एंगल GEF वैसी के वैसी रहा, प्लस FED मुझको गिवन है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है मेरा 90 डिग्री, इक्वल्स टू GED, ये एंगल गिवन दिया है क्या मुझको, बिल्कुल, सॉरी GED ये पूरा, सॉरी GED ये पूरा मुझको गिवन दिया है कितना, 126 डिग्री है मुझको गिवन लिखा है। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे ले लूँगा कितनी, 126 डिग्री। अब अगर मैं एंगल GEF फाइंड करूँ, एंगल GEF अगर मैं फाइंड करूँ तो कितना हो जाएगा, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 90 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एंगल GEF ये छोटा वाला एंगल कितना आ जाएगा, माइनस कर लेते हैं, 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 36। तो ये एंगल मेरा कितना निकल के आ गया भाई, 36 डिग्री। तो ये GEF ये वाला, ये तो मैंने फाइंड कर लिया। अब बच गए 2 एंगल्स, ठीक है। तो जो मैंने फाइंड कर लिया उसको मैं लिख लेता हूं पहले, देख लो। ये वाला मैं फाइंड कर चुका हूं, ये कितना आ गया मेरा, 36 डिग्रीज, ठीक है ना। अब ये एंगल देखो, इसको एक बार फिर से मैं आपको रीड्रॉ करके बताता हूं, बीच वाला एंगल की कहानी, इस एंगल की कहानी देखो। एक तो मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है भाई। अब दूसरा देखो कैसे निकलेगा, इसको मैं एक बार रीड्रॉ कर रहा हूं। अब हम फाइंड करने वाले हैं AGE, ये एंगल, ठीक है। ये एंगल कौन सा है वो देखो, ये वापस से मैंने दोनों पैरेलल लाइंस बनाई, ये परपेंडिकुलर है, सिर्फ उतना बना लेता हूं जितना भी मेरे काम का है, परपेंडिकुलर की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये एक इंक्लाइन यहाँ से आया है, बस इतना। ये A है, ये G है, ये B है, ये E है, और ये D है, और ये C है। मुझको गिवन दिया हुआ है GED, ये मुझको गिवन दिया हुआ है 126 डिग्री। अब देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल दी हुई हैं, गिवन है AB इज पैरेलल टू CD, लाइंस पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल काट के जा रही है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो अब मैं यहाँ पे रीजन डाल दूंगा, एंगल GED इक्वल्स टू एंगल AGE इक्वल्स टू हो जाएगा 126 डिग्री, जितना ये है उतना ही ये होगा, और यहाँ पे रीजन डल जाएगा क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। भाई आप जो भी करें ब्रैकेट में रीजन जरूर डालें, रीजन नहीं डालेंगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो ये 126 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा
उस 126 डिग्री के। तो अब इस तरह से मेरा एक एंगल और निकल आया। अब बच गया सिर्फ एक एंगल, और आप वो बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे निकलेगा। ये पूरा 126 है तो ये भी कितना हो जाएगा 126 डिग्री। अभी हमने निकाला 126 डिग्री। ठीक, दो चीज़ें खत्म हो गई यहाँ पे। अब एक एंगल बचा है, वो देखो इसी में देख लो। अब मुझको निकालना है ये वाला एंगल FGE। FGE मतलब कि एक F में यहाँ पे ये मेरा बना हुआ है ना, एक F, ये F बना है, तो मुझको जो निकालना है वो निकालना है FGE, मतलब कि ये एंगल मुझको फाइंड करना है। अब फिर से वही कहानी, ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है भाई, 126 डिग्री प्लस एंगल FGE, इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल FGE भी निकल के आ जाएगा। 180 में से 126 माइनस कर देंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 54 डिग्री, ख़त्म। तो ये एंगल कितना निकल के आ गया 54 डिग्री। ये छोटा वाला निकल के आ गया 30 डिग्री। तो मेरे तीनों एंगल मैंने यहाँ पे निकाल दिए। क्वेश्चन फिनिश। कितना निकला ये 54 डिग्री। आई होप समझ में आ गया होगा तीनों एंगल कैसे निकाले मैंने। ये हो गया 54 डिग्री। इजी था क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। कंसेप्ट यूज़ करें, ऑल्टरनेट इंटीरियर का कंसेप्ट यूज़ करा भाई। इसके अंदर हमने 90 डिग्री दिया था तो माइनस कर दिया एक हमने, और लीनियर पेयर भी हमने लगा दिया। तो तीन चीज़ें यहाँ पे लगी और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया। ये था थर्ड क्वेश्चन 6.2 का। अब हम बढ़ते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्वेश्चन है उनके लिए जिनने कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं अपने, उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। चलिए ये मिटा देता हूं, स्पेस मिल जाएगा हमको लिखने का। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले, फिर मैं बता देता हूं क्या क्या चीज़ें गिवन है। PQ इज पैरेलल टू ST। डायग्राम देख लो भाई। ये और नीचे तक आएगा और ये ऐसा ऊपर जाएगा और ये यहाँ से उधर चला जाएगा। ये कुछ ऐसा डायग्राम है। इसमें चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R, ये पॉइंट है S और ये पॉइंट है T। ये एंगल मुझको गिवन है 130 डिग्री, ठीक है। ये एंगल मुझको गिवन है 110 डिग्री। बस इतना चीज़ है। अब क्या क्या गिवन दिया हो पहले वो भी लिख लेता हूँ मैं। PQ इज पैरेलल टू ST। PQ इज पैरेलल टू ST। क्वेश्चन कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन है 6.2 का। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का। एंगल PQR 110 और एंगल RST 130, ठीक है। ये दो चीज़ें गिवन है। फाइंड एंगल QRS। QRS ये एंगल मुझको निकालना है, कितना होगा ये मुझको फाइंड करना है। अब इसको देखते हैं कैसे निकालना है। अब एक चीज़ देखो, PQ इज पैरेलल टू ST। ST और PQ पैरेलल हैं। अगर पैरेलल है तो मैं अगर इसको आगे भी बढ़ा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइंस पैरेलल हैं भाई। पैरेलल का मतलब क्या है, अगर आधी पैरेलल है तो पूरी पैरेलल होंगी, क्योंकि मतलब ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, वो हर पॉइंट पे क्या है, सेम है। पैरेलल का यही मतलब होता है। तो ये मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। एक ब्रैकेट में हिंट दिया हुआ है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। ST के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है R पॉइंट से। ये रहा मेरा R पॉइंट और ये रहा ST, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो चलिए मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। टेढ़ी तो बन रही है, हाँ थोड़ी सी लाइन टेढ़ी चली गई है। ठीक है, तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली R, बस इतना मुझे हिंट दिया था। अब मुझे इसको क्वेश्चन को करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये 130 है, ठीक है, और ये लाइन पैरेलल है।
इसको भी और आगे कर लेता हूँ अगर चाहूँ तो, ज़रूरत नहीं है हालांकि। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये 130 है तो अभी देखा कि ये वाला भी 130 होगा। ये देखो दो लाइंस हैं, दो लाइंस पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल है, तो ये 130 तो ये भी कितना हो गया 130 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? इस पॉइंट को एक नाम दे दो PQRST और ये पॉइंट हो गया U। ठीक, ये 130 तो ये भी 130। हम रीजन देंगे PQ इज पैरेलल टू ST, तो एंगल ये वाला एंगल 130 इक्वल्स टू 130। रीजन आ जाएगा ब्रैकेट में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये वाला 130 है तो मैं ये फाइंड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, बताओ? ये वाला लीनियर पेयर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं दोनों? देखो ये लाइन है, ये ऐसे डॉटेड लाइन है, ये वाला 130 था, तो ये दोनों आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं। देखो एक लाइन के ऊपर बने हैं दोनों, ये बन रहा लीनियर पेयर, वापस से 180 मिल रहा है। तो ये वाला एंगल मैं निकाल दूं, अगर मैंने इसको अगर x मान लिया तो x प्लस एंगल का नाम सीधा लिख देता हूं 130 इक्वल्स टू हो जाएगा 180। रीजन क्या है? लीनियर पेयर। हर क्वेश्चन में मैं करूंगा नहीं, मैं आपको फॉर्मेट पिछली क्लासेस में बता चुका हूं किस तरह से आपको करना है, गिवन, टू फाइंड या टू प्रूफ, फिर पूरा सॉल्यूशन सिस्टमैटिक ऑर्डर में। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 130 प्लस x हो गया 180, तो x कितना आ जाएगा 180 माइनस 130, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5 और 1 में से बन गया तो 0, 50 डिग्री। तो भाई x इक्वल टू निकल आ गया 50, तो ये एंगल कितना निकल के आ गया लीनियर पेयर की हेल्प से 50 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, अब ये ट्रांसवर्सल का तेरा काम कर रहा है, तो ये 110 है तो ये पूरा भी कितना हो जाएगा 110। ठीक है, ये दो लाइंस पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये 110 डिग्री, तो ये वाला नीचे वाला पूरा कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये पूरा तो हो गया 110 डिग्री। अब ये वाला एंगल कितना है 50 डिग्री, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री। रीजन यहाँ पर भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी पूरा। अब ये इतना था तो इसी से लेके कंटिन्यू करके यहाँ तक, ये यहाँ तक था तो यहाँ से कंटिन्यू करके यहाँ तक, तो ये 50 और ये पूरा 110। हमें ये फाइंड करना है ना इधर वाला, तो ये एंगल कितना होगा 110 में से एंगल QR, एंगल QRS, एंगल QRS 110 माइनस कर दूंगा 50, एंगल QRS मुझको मिल जाएगा 0। 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5 6 60 डिग्री। तो ये एंगल जो ये वाला था ये मेरा कितना निकल के आ गया 60 डिग्री। अब ये निकला कैसे, एक बार इसका डायग्राम मैं और आपको अलग से बना के बता देता हूँ कि ये एंगल निकल के कैसे आया। भाई यहाँ देख लो, नीचे छोटे से एक डायग्राम से समझा देता हूँ। देखो ये लाइन हो गई मेरी PQ, ठीक है, पूरी PQ मान ली। ये 110 जा रहा है, ये जा रहा है कितना 110, और ये दूसरी हो गई पैरेलल लाइंस नीचे की तरफ बनी हुई है, ये R पॉइंट से निकल रही है। तो अगर ये 110 है तो ये भी पूरा कितना होगा 110, इसलिए ये पूरा एंगल कितना हो गया 110। ठीक है, एक चीज़। अब दूसरी चीज़ ये देखो, ये यहाँ पे आ रहा है, फिर से इसको बना देता हूँ, और इस बार ये वाला काट रहा है इस साइड से एक लाइन, ये 2 पॉइंट्स है ना, तो इस बार कौन सी लाइन काट रही है, ये लाइन काट रही है। और ये कितना एंगल निकाला था मैंने 50 डिग्री। अब अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, ये भी तो 50 होगा, तो ये छोटा वाला कितना हो गया 50 हो गया। तो ये 2 एंगल से वैल्यू निकाली। अब ये पूरा 110 है, 50 माइनस कर दूंगा तो बीच का निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा, तो वही करा है मैंने, 110 में से 50 माइनस किया, बीच का मैंने यहाँ पे 60 निकाल दिया है। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन 4 भी यहाँ पे फिनिश होता है। आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। चलिए 5th क्वेश्चन बनाते हैं।
पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है। चलिए ए बी बना लेते हैं। ये आ गया ए बी लाइन और ये पैरेलल है एक सी डी लाइन के, तो ये बना ली मैंने एक सी और डी, सी डी बना ली। और क्या गिवन है, अच्छा ये दो पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट से दो लाइंस अलग अलग बनी हुई हैं, एक यहाँ तरफ गई है और एक इस तरफ गई है। ये वाला जो पॉइंट है ये है मेरा Q और ये वाला जो पॉइंट है ये है मेरा R। ये एंगल दिया हुआ मुझे 127 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ है मुझे 50 डिग्री, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ मुझको Y और ये वाला एंगल दिया हुआ मुझको X। इतना मेरे पास डेटा गिवन है। मुझे X और Y, मुझे ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ये 127 डिग्री दिया हुआ है, मुझे X और Y निकालना है। यही मेरा सिर्फ इतना क्वेश्चन है, 5th वाला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मुझे X और Y निकालने हैं, X और Y कितने होंगे। अब मुझको एक बात बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन। इसको मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी, अब सिर्फ मैं ये पी क्यू ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ड्रॉ कर लिया मैंने पी क्यू, ये पी और ये क्यू। ये एंगल मुझको गिवन है 50 डिग्री, है ना गिवन, ये 50 डिग्री गिवन है। अगर ये 50 है तो ये भी 50 ही होगा। रीज़न आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इसी वजह से x निकल के आ जाएगा 50 डिग्री। रीज़न डल जाएगा ब्रैकेट में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये आ गया 50 निकल के। अब ये y कैसे निकलेगा, ये भी वही तरीका है, देख लो। ये लाइंस दी हुई हैं, अब इधर वाली बना रहा हूं मैं, ये बनाई मैंने, ठीक। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट R है। ये पूरा मुझको दिया हुआ है 127 डिग्री, ये लिखा है 127 डिग्री। अगर ये 127 है तो ये इधर वाला भी कितना होगा, पूरा का पूरा 127 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फिर से, मतलब कि ये पूरा जो आएगा ये कितना आएगा 127 डिग्री। अब 127 में से इतना 50 है, बच गया, ये इतना 50 है, ये बच गया, मतलब कि 50 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है मुझको 127 डिग्री दिया हुआ है। तो y कितना हो जाएगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो y निकल के आ जाएगा, 7 में से 0 माइनस करेंगे 7 बचेगा, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो फिर से बच जाएगा 7। तो y कितना आ गया 77 डिग्री। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 77 डिग्री। हो गया क्वेश्चन खत्म, इतना ही था। दोनों तरफ मेरी दोनों बार यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही थी, ऑल्टरनेट इंटीरियर लग रहा था। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर से फाइंड करा और इसको भी मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर यूज़ करके ही फाइंड करा। एक का आंसर यहाँ पे सॉल्यूशन का बेस और ये दूसरे सॉल्यूशन का बेस। लिखना कैसे है वो आप लोग जानते हैं, पूरा फॉर्मेट बना के एंगल्स के नाम लिख के आप एक एक करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये हो गया मेरा 5th वाला। चलिए अब इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है 6th वाला, उसको भी देख लेते हैं। इसमें थोड़ा कंसेप्ट अलग लग रहा है, इसका भी कंसेप्ट देख लेते हैं, इसके कंसेप्ट की बात करते हैं क्या लग रहा है। ये समझ में आ गया होगा, पूरा क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है, आपको सिर्फ लिखना भर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की हमारी क्लास का देख लेते हैं इसको, उससे हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। भाई दो मिरर्स दिए हुए हैं, PQ एंड RS आर 2 मिरर्स, तो दो मिरर्स बना लेता हूं पहले। ये हो गए PQ एक मिरर, ये हो गया RS दूसरा मिरर। मिरर है मतलब कि ये लाइन शो करती है इस तरह से कि ये क्या है, मिरर है, ठीक है, दोनों मेरे मिरर हैं। चलिए मिरर हो गए। अब इसमें एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ, एक रे AB आई और PQ पे टकराई एट B, और इस जिस पॉइंट पे टकराई उस पॉइंट को क्या बोल दिया, B पॉइंट बोल दिया। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, इस BC के अलोंग ये रे आगे बढ़ गई और यहाँ पे आ गई और यहाँ पे इस पॉइंट पे टकराई, तो क्या नाम आ गया C, इस
एरो के साथ इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। रिफ्लेक्ट मूव द लंग द पाथ बी एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी। आर एस स्ट्राइक पे सी पे स्ट्राइक करी एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी, और इस पे ये वापस से आगे निकल गई सी डी पॉइंट पे। ठीक है, इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है। प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। मुझको क्या प्रूव करना है? मुझको प्रूव करना है ये ए आया था, ये ए बी, ये लाइन, ये ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है, इसके पैरेलल। मुझे ये दोनों लाइन प्रूव करनी है। ये दोनों मिरर्स जो हैं पैरेलल रखे हुए, मतलब मुझको ये गिवन है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये मुझको गिवन है। ठीक है, मुझे प्रूफ करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, मुझे इतना प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने, आप 9th क्लास में हो तो इसके पहले आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इतना तो पढ़ा होगा आप सबने। बस वही करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ये हमको पता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ भाई, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए एक नॉर्मल बनानी पड़ती है। आपने पढ़ा होगा, ये हमारा एक मिरर हो गया। मिरर पे अगर लाइट रे आ रही है तो इस मिरर पे एक नॉर्मल बनती है जो परपेंडिकुलर होती है मिरर के। एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि मिरर के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। अब अगर एक रे आके यहाँ पे टकरा रही है, लाइट रे, एक लाइट रे आई और इस मिरर पे टकराई, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको आई एंगल बोलते हैं। मतलब कि होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल पे आई, और जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी, और ये वाला एंगल जो आर बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल आई इक्वल्स टू होता है एंगल आर के। इतनी चीज़ आपको पता है, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक नॉर्मल इमेजिनरी लाइन होती है, तो यहाँ पर भी मैं एक इमेजिनरी लाइन जो है, एक नॉर्मल जो है वो बना लेता हूँ। ये इमेजिनरी लाइन हो गई मेरी। ठीक है, यहाँ पर भी मिरर है तो इस पॉइंट पर भी एक नॉर्मल मैं बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये दो मेरी इमेजिनरी लाइन हो गई। अब इसको नाम दे देता हूँ एंगल 1, इसको नाम दे देता हूँ एंगल 2, इसको नाम दे देता हूँ एंगल 3, और इसको नाम दे देता हूँ एंगल 4। 4 एंगल से मैंने चारों को अलग अलग नाम दे दिया। ये कंसेप्ट ही मैंने वहाँ पे लगाऊंगा। सिमिलर देखो, अगर ये कंसेप्ट है पी क्यू और आर एस दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल है। अब देखो, ये कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एंगल 1 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 4। इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया, और दोनों का ही जो ब्रैकेट में रीजन डल जाएगा वो क्या डल जाएगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर एंगल ऑफ, ये भी लिख सकते हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों चीज़ें लिख सकते हो। तो मेरे पास दो वैल्यूज निकल के आ गई, एक वैल्यू मेरी ये निकल के आ गई, दूसरी वैल्यू मेरी ये निकल के आ गई। ठीक है भाई, और यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4, क्योंकि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, तो ये वाली वैल्यू का मिरर का कंसेप्ट, थोड़ी सी यहाँ पे साइंस लग गई हमारी, वो मैंने यहाँ पे लगा दी क्योंकि उसने मिरर वर्ड यूज़ किया था। अब एक और चीज़ देखो, ये क्या नॉर्मल है ना? नॉर्मल है। एक डायग्राम और देखो, ये मिरर है ऊपर वाला, ये मिरर है नीचे वाला, ये नॉर्मल बनी है इधर पे। कौन सा पॉइंट है वो? बी पॉइंट है ना ये, और ये कौन सा पॉइंट है? सी पॉइंट है। ये भी नॉर्मल बनी है, ये सी पॉइंट है ना? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। और ये लाइन, ये एंगल आया हुआ है ऐसा, इस पे एंगल 2 बना है, इस पे एंगल 3 बना है। अब देखो, ये नॉर्मल है 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री, तो लाइंस पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी एक दूसरे के? तो ये वाली लाइंस भी एक दूसरे के पैरेलल हुई कि नहीं हुई? तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। रीजन क्या आ जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पर भी देखो,
ये लाइन ट्रांसवर्सल जा रही है, ये दो मेरी परपेंडिकुलर हो गई, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, इसको इक्वेशन 3 बोल दूंगा और इसमें ब्रैकेट में क्या डाल दूंगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये इसका रीज़न डल गया। अब मेरे पास 3 स्टेटमेंट अलग अलग निकल के आए हैं, देखो ये 3 स्टेटमेंट निकल के आए, पहला ये, दूसरा ये, और अब तीसरा भी मैंने निकाल के दिया, ये 3 स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे निकल के आ गए। बस अब मेरा काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। देखो तीनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन कराऊंगा। देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल टू दिया हुआ है एंगल 2। अभी मैंने पता किया कि एंगल 2 इक्वल टू है एंगल 3 के, तो एंगल 2 किसकी इक्वल आ रहा है, एंगल 3 के। और एक और इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन, एंगल 3 इक्वल टू किसके है, 4 के, तो एंगल 3 किसकी इक्वल है, एंगल 4 के। तो इससे क्या मिला, चारों के चारों एंगल जो है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल आ गए। ब्रैकेट में यहां पे डाल दूंगा यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3, तीनों को यूज करके चारों के चारों एंगल एक दूसरे की इक्वल निकल के आ गए। अब अगर चारों एंगल एक दूसरे की इक्वल हैं, देखो मुझे क्या प्रूफ करना था, मुझे क्या प्रूफ करना है कि AB इज पैरेलल टू CD। ये जो AB है, ये AB लाइन इस CD के क्या है, पैरेलल है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने पहले आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या हो जाएंगी, अपने आप पैरेलल हो जाएंगी। मतलब मुझे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल करने हैं। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से बन रहे हैं, देखो ये AB, इसको मैं ऐसा बना लेता हूँ, ये AB आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ये रहा AB, ये रहा CD। ये जो आपका ये ज़िगज़ैग टाइप का पैटर्न है उसको मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया। अब अगर मुझे ये CD को AB के पैरेलल प्रूफ करना है ना, तो मुझे ये एंगल्स इक्वल करने पड़ेंगे। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए तो लाइन्स आर पैरेलल। ये एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना है, 1+2, तो ये कितना है 1+2। नीचे वाला एंगल कितना है, 3+4। एंगल 3 और एंगल 4 का सम है, ये एंगल 1 और एंगल 2 का सम है, ये एंगल 3 और एंगल 4 का सम है। मतलब मुझको क्या प्रूफ करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। क्यों, क्योंकि ये पूरा एंगल अगर इस पूरे एंगल की इक्वल कर दिया मैंने, तो मैं रीज़न दे पाऊंगा कि सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल। बस इतनी सी बात है। तो मतलब मुझे ये चीज़ निकालनी है, मेरे पास ये डेटा है। अब कैसे निकालेंगे वो देखो, मुझको क्या दिया हुआ है, मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 को ऐड कर देता हूं इक्वेशन 3 के साथ। ये रही मेरी इक्वेशन 1 और ये रही मेरी इक्वेशन 3। इन दोनों को मैं आपस में क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगा और राइट हैंड साइड वाला पार्ट राइट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड के साथ ऐड होके आ गया, राइट हैंड वाला राइट हैंड के साथ ऐड कर दूंगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। बस क्वेश्चन खत्म। एक बात बताओ, ये चारों एंगल आपस में इक्वल है, तो मैं किसी भी एंगल को किसी से भी रिप्लेस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 मैंने वैसे ही रहने दिया, एंगल 2 एंगल 4 की इक्वल है, तो 2 की जगह मैं क्या लिख दूं, 4। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3, प्रूफ। यही तो मुझे निकालना था। मुझे इन दोनों एंगल 1 प्लस एंगल 2, मतलब ये पूरा एंगल इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, मतलब कि ये पूरा एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए। अब मैं स्टेटमेंट क्या डालूंगा, स्टेटमेंट मेरा ये डलेगा, सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल
therefore lines are parallel, therefore lines AB and CD are पैरेलल। खत्म। ये स्टेटमेंट डल के ये दो लाइन का मैंने पहले एंगल्स इक्वल निकाल दूंगा, तो ये पूरा का पूरा एंगल इसकी इक्वल आ गया। इसका ये मतलब हो गया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल है तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती है। ये थ्योरम हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। तो ये इस तरह से इस प्रोसेस के साथ, और इसमें हमारी थोड़ी साइंस लग गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल। तो ये तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे फिनिश होता है। तो एक्सरसाइज 6.2 इस तरह से हमारी खत्म होती है। अब इस चैप्टर की एक एक्सरसाइज और बची है, एक्सरसाइज 6.3, उसको हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इतना आप पढ़ के रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तो उसके बाद हम खत्म कर देंगे लाइंस एंड एंगल्स की तीनों के तीनों एक्सरसाइज, और इस तरह से हमारा चैप्टर फिनिश कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।